हेलो डी फ्रेंड्स, अभी तो जाम गुरु जी। आज हम आपके लिए यहाँ पे निचोड़ का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा, तो ये निचोड़ वाला वीडियो ही बन जाएगा। ये पहले हम आपके लिए एक बार डिस्कस कर चुके हैं ये जितने भी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो आई थिंक हमारा जो दूसरा चैनल था उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर नहीं किया है। सो हम इसको कंप्लीट आपके लिए एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट वन जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टफ्स रेनफोर्समेंट फॉर FE 500 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है, जो स्टफ्स रेनफोर्समेंट आप यूज करते हैं, जिसका जो ग्रेड होता है स्टील का, वो FE 500 होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास प्रोवाइडेड हैं। क्या आंसर रहेगा ये आपको यहाँ पे बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो आपको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है वो उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग ही होती है, यानी कि सेकंड लेटर होता है 500 न्यूटन पर mm²। वैसे इसकी होती है, लेकिन हमारा IS कोड है इसके अकॉर्डिंग कि भाई जो स्टफ्स रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट में, उसके लिए जो लिमिटेड की गई है एक्चुअल वैल्यू जो होगी भाई, वो 415 न्यूटन पर mm² ही लिमिटेड की गई है स्टब्स के केसेस में, चाहे आप कोई भी ग्रेड यूज करो 415 के ऊपर वाला। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लेकिन एक्चुअल वैल्यू तो हमारी 500 न्यूटन पर mm² होती है, ये चीज़ आप याद रखिए। लेकिन स्टब्स के केसेस में हमारा आंसर ये होता है। स्टब्स के लिए हमारे IS कोड ने ये स्पेसिफिकेशन तैयार की है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, if design bond stress for plain bar in tension is 0.9, then what is the design bond stress for TOR bar in tension। भाई डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई टाउ VD जो होता है वो अगर प्लेन बार जो कि टेंशन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो 0.9 है, देन व्हाट इज़ द डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर टोर बार, यानी कि HYST बार के लिए इन टेंशन में ही हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ये एक सिंपल न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपको पता है कि भाई प्लेन बार जो होती है, अगर हम उसको HYST बार यानी कि टोर बार से कंपैरिजन करें तो 60% जो होता है टोर बार जो होती है बॉन्ड स्ट्रेस उसमें ज़्यादा बनता है। सो 0.9 का अगर आप 60% निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1.14 आंसर आ जाएगा। ये टोर बार के लिए डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी। 60% आप याद रखिए, 60% ज़्यादा होता है टोर बार के लिए डिज़ाइन बॉन्ड स्ट्रेस एज कम्पेयर टू प्लेन बार के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये बनता है। आगे वैसे बहुत ही आपको और भी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई स्टैंडर्ड यू शेप्ड हुक्स आर प्रोवाइडेड इन केस ऑफ HYST बार। सो क्वेश्चन का पूछने का मीनिंग ये है कि भाई जब आप HYST बार जो होती है उसको यूज करते हैं तो उस केसेस में आप जो यू शेप की हुक होती है उसको क्यों अवॉइड करते हैं। सिंपली कौन सा कारण है यहाँ पे, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से आप इसको अवॉइड करते हैं कि भाई उसकी हुक ना बने या फिर बेंड ना बने। क्या कारण है उसका, कौन सी प्रॉपर्टी के कारण आप ऐसा करते हैं। सो वो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस के कारण हम ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि HYST बार जो होती है उसके पास हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है माइल्ड स्टील जो होती है उसके मुकाबले, इसलिए वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल होती है HYST बार जो होती है एज कम्पेयर टू प्लेन बार। हेंस क्या होता है कि यू शेप जो होता है उसमें हुक और बेंड जो होता है वो अवॉइड किया जाता है, क्योंकि अगर बेंड आप देंगे तो जब भी उस पर बेंडिंग मोमेंट या फिर स्ट्रेस लगेगा तो उसमें क्रैक आने के चांसेस होते हैं। सो इसलिए आप इसको अवॉइड करते हैं हुक के केसेस में। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई माइल्ड स्टील शो डेफिनेट यील्ड पॉइंट जो होता है, सॉरी, माइल्ड स्टील जो होती है वो डेफिनेट यील्ड पॉइंट जो होता है वो क्यों शो करती है। सो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि माइल्ड स्टील जो होती है वो डेफिनेट यील्ड पॉइंट शो करता है। उसका ये कारण होता है कि जो स्टेन होता है वो चेंज होता है इलास्टिक टू प्लास्टिक में बहुत ही जल्दी।
इसलिए ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगर आप HYST बार यूज करते हैं तो आपको पता है कि उसमें जो यील्ड पॉइंट होता है वो शो नहीं होता है। तो इसमें जो हमारा स्ट्रेन होता है वो इलास्टिक टू प्लास्टिक बहुत ही ग्रेजुअली, धीरे धीरे से चेंज होता है, इसलिए वो यील्ड पॉइंट को शो नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्पेसिंग बिटवीन लेग्स ऑफ HYST बार। HYST बार जो होती है उसकी जो स्पेसिंग होती है दो लग्स के बीच में, वो कितनी होती है? सो भाई HYST बार जो होती है आपको पता है कि ये कंक्रीट के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाती है एज कम्पेयर टू प्लेन बार। प्लेन जो होती है वो सिंपल ऐसे प्लेन ही होगी, बिल्कुल स्मूथ होगी, लेकिन HYST बार उस पर रिब्स वगैरह लगे हुए होते हैं तो वो प्लेन नहीं होती है, वो खुदरी टाइप की होती है। तो वो बॉन्ड जो है वो अच्छा बनाती है कंक्रीट के साथ। तो उसके ऊपर रिब्स जो होते हैं लगे हुए होते हैं, तो उसमें लग्स जो होते हैं उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वो उस बार के डायामीटर के 0.7 टाइम्स से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर ये हो जाएगा, शुड नॉट एक्सीड 0.7 टाइम्स ऑफ डायामीटर। जो डायामीटर की आप बार यूज कर रहे हैं जिस भी स्ट्रक्चर के लिए, तो ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ लग्स। अब लग्स की हाइट पूछ रहा है कि भाई क्या होती है HYST बार में। तो जो लग्स होता है उसकी जो हाइट होती है वो उसके जो आप डायामीटर यूज कर रहे हैं उससे 0.04 से लेकर 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा आंसर रहेगा? ऑप्शन ये आंसर रहेगा। जो डायामीटर मान के लेकर 12 mm का डायामीटर यूज कर रहे हैं तो 12 इंटू 0.4 इंटू 0.05 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 आप, तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। सिंपली आप इन दोनों में से आपको एक आंसर करना है 12 में से, तो उतनी स्पेसिंग या फिर डायमीटर होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई वी प्रेफर YST बार एज रेनफोर्सिंग मटेरियल बिकॉज। तो मैंने आपको इसकी पूरी कहानी बता दी है कि भाई HYST बार यूज करने का मीनिंग यही होता है कि ये कंक्रीट के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड जो होती है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके ऊपर जो होती है रिब्स लगी हुई होती है, जिससे क्या होता है कंक्रीट एंड रेन फोर्स के बीच में एक अच्छी लॉकिंग जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। हेंस बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है वो 60% तक इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन देखिए, अकॉर्डिंग टू हमारे इस IS कोड 875/1987 यूनिट वेट ऑफ टिम्बर साल के लिए इज, टिम्बर या फिर साल के लिए कितना होता है? तो वो होता है 8.5 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, इतना होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे साल का तो आपको पता लगे कि 8.5 होता है, लेकिन दियोदार भी होता है भाई एक। तो दियोदार जो होता है उसका 5.35 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है। यहाँ पे 26 भी दिया गया है। 26 जो होता है वो मार्बल के लिए होता है 26.7। एंड इस वाटर का आपको पता है कि ये वाटर का ही होता है, कॉमन चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड एडमिक्सचर इज कंप्लाइंट। भाई सिंपल बात है कि एडमिक्सचर से कौन सा IS कोड रिलेट करता है? तो ये एडमिक्सचर से रिलेट करता है। ये जो है एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट या फिर कोर्स एग्रीगेट से रिलेट करता है। ये हमारा PCC और RCC से रिलेट करता है, हमारा IS कोड का है ये। एंड ये जो है आपको पता है सिविट से OPC का 33 ग्रेड है उससे रिलेट करता है। अब नेक्स्ट वन देखिए, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्टील बार अलाउएबल एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग। सो भाई आपको पता ये होना चाहिए कि ये IS कोड जो है वो HYST बार से रिलेट करता है। HYST बार में आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो भाई इस IS के अकॉर्डिंग यानी कि HYST में सबसे ज़्यादा जो डायमीटर होता है वो किस बार का होता है, कितना होता है वो? 40, 45 या फिर 50 mm या फिर ऑप्शन एनी ऑप्शन, ओनली सी ऑप्शन, कौन सा आंसर रहेगा? सो वो होता है 40 mm का, क्योंकि हमारा जो IS कोड है इस IS कोड के अकॉर्डिंग 45 और 50 जो mm के ग्रेड के जो स्टील हैं उनको रिमूव कर दिया है। तो हमारा यही जो है वो
मैक्सिमम डायमीटर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ shear span टू इफेक्टिव डेप्थ इज ग्रेटर देन 6, इट इज नाउन एज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए? जो क्रैक होते हैं, फेलियर जो होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एक जो होता है हमारे पास फ्लेक्सुरल क्रैक होता है, दूसरा जो होता है फ्लेक्सुरल शियर क्रैक होता है, एंड जो लास्ट वन जो होता है वेब शियर क्रैक, जिसको आप डायगोनल क्रैक के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों एक ही हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। इफेक्टिव स्पैन टू डेप्थ का जो रेशियो होता है, शेयर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का जो रेशियो 6 से ज़्यादा होता है, उसको फ्लेक्सुरल क्रैक के नाम से जानते हैं। अब ये रेशियो जो होता है 1 से 2.8 होता है, वो ये होता है। एंड जो लास्ट वन होता है वो 2.8 से लेकर 6 इनके लिए होता है। ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए, in case of RCC beam the location of neutral axis is adopted on। RCC बीम जो होता है, लोकेशन जो होती है न्यूट्रल एक्सिस की, वो किस पर डिपेंड करती है? जो आप स्टील प्रोवाइड करते हैं इन टेंशन जोन में, उस पर डिपेंड करती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिजाइन टू अवॉइड द फेलियर ऑफ इज। मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिजाइन टू अवॉइड द फेलियर इज, वो कौन सा फेलियर होता है? वो होता है ब्रिटल फेलियर। ये ब्रिटल फेलियर जो होता है, ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन जो होता है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ओवर जो होता है रेनफोर्स, यानी कि उसमें हमने स्टील ज़्यादा पहुँचाया डाला हुआ होता है, तो कंक्रीट कम होता है। यानी कि कंक्रीट जो होता है वो ज़्यादा पीक वैल्यू पर पहुँच जाता है, इनकी फेलियर के कगार पर पहले पहुँचता है स्टील के मुकाबले। ब्रिटल फेलियर आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई स्ट्रप्स हुक्स आर प्रोवाइडेड इन द कंप्रेशन जोन बिकॉज ऑफ। ए एंड सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। एक कैंटिलीवर बीम हैज स्पैन कितना है हमारे पास? 2.8 मीटर है। द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया शुड बी। कैंटिलीवर के लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो कितना होता है? 7 होता है। हमारे पास स्पैन दिया गया है 2.8 मीटर है। ये आप इसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 2800 आ जाएगा, 2800/7। तो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो 400 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोकेशन ऑफ डोर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम एट ए डिस्टेंस अबाउट। लोकेशन जो होती है डोर की फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ रूम एट ए डिस्टेंस अबाउट। भाई आपने एक कमरा बनाया है, तो ये कमरा है मान के चलो। अब आपको ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवारें हैं, देखिए। अब यहाँ कॉर्नर जो है, मान के चलो ये कॉर्नर है, तो कॉर्नर से आपका जो डोर होता है वो कितनी डिस्टेंस पर होना चाहिए? तो कॉर्नर से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। जहाँ पर भी रखिए आप 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिल ऑफ विंडो फ्रेम प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ फ्रॉम द फ्लोर लेवल शुड बी। जो फ्लोर लेवल होता है वहाँ से जो सील होती है विंडो की, वो आप कितनी हाइट पर रखते हैं? वो आप रखते हैं 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर के लिए ये जो आगे आपके घर वगैरह जो होते हैं उनके लिए आप रखते हैं। लेकिन अगर इन केस हमारा जो होता है पब्लिक बिल्डिंग जो होती है, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गया, शॉपिंग सेंटर हो गया, ऐसे ऐसे जो होते हैं उनके लिए जो होते हैं वो 2 मीटर रखा जाता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल से। ये फ्लोर लेवल से था, ये ग्राउंड लेवल के लिए होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि भाई किसके लिए ग्राउंड लेवल होता है, किसके लिए फ्लोर लेवल होता है, किसके लिए 80 होता है, किसके लिए 2 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पेमेंट मेड फॉर आयरन फिटिंग ऑफ सिंगल लीफर डोर शुड बी।
सिंगल लीफ का जो डोर होता है उसके लिए पेमेंट जो होती है वो नंबर में की जाती है, भाई कितने नंबर ऑफ फिटिंग हमने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइज ऑफ होल्ड फास्ट। भाई होल्ड फास्ट आपको पता है, हमने पीछे ही अभी डिस्कस किया था निचोड़ वाले वीडियो में कि भाई जो डोर होता है उसके लिए 3 नंबर ऑफ होल्ड फास्ट लगते हैं, एक तरफ के लिए, दूसरी तरफ का मिलाकर टोटल 6 लगते हैं। ऐसे ही विंडो के लिए 2 एंड 2 4 लगते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई उसका साइज़ कितना होता है। तो उसका साइज़ होता है 37/6 mm फ्लैट। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब जो 6 लगते हैं वो किसके लिए लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सो ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द नंबर ऑफ टावर बोल्ट यूज्ड फॉर सिंगल लीफ डोर शुड बी। सिंगल लीफ का जो डोर होता है उसके लिए टावर बोल्ट जो होते हैं वो कितने लगते हैं। सो वो लगते हैं 2। सिंगल है तो उसके लिए एक टॉप में लगेगा, एक बॉटम में लगेगा। नेक्स्ट में देखिए, टी हिंज्ड आर प्रोवाइडेड इन डबल लीफर डोर शुड बी। सो वो लगती है 6। टी हिंजेस जो होती है वो डबल लीफ का जो डोर होता है उसमें 6 नंबर की लगती है, सिंगल लीफ के लिए 3 नंबर की लगेगी। नेक्स्ट में देखिए, स्लाइडिंग बोल्ट आर आल्सो नाउन एज सेफ्टी हैस्ट आर प्रोवाइडेड इन ए डोर इज। स्लाइडिंग बोल्ट आपको पता है कि क्या होता है, उसका एक और नाम है सेफ्टी हैस्ट। तो आर प्रोवाइडेड इन ए डोर इज कितने नंबर प्रोवाइड करते हैं, एक नंबर ही प्रोवाइड किया जाता है, एक ही प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो आपका डबल लीफ का डोर या फिर सिंगल लीफ का डोर हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ स्टॉपर पर यूज्ड इन सिंगल लीफ डोर शुड बी। सिंगल लीफ के लिए जो होता है स्टॉपर वो एक ही लगता है, लेकिन डबल लीफ के लिए 2 लगेंगे, क्योंकि 2 होंगे उसके पल्ले जो होंगे तो 2 ही लगेंगे स्टॉपर, लेकिन सिंगल के लिए एक ही लगता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा था, मिडिल हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ फ्रेम इज नाउन एज। मिडिल हॉरिजेंटल जो फ्रेम होती है वो किस नाम से आप जानते हैं उसको। तो हम उसको जानते हैं लॉक रेल के नाम से। भाई हॉरिजेंटल है, ऐसे डोर होगा तो ये टॉप वाली, ये बॉटम, ये लॉक रेल। अगले देखिए, द वर्टिकल मेंबर रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ फ्रेम वर्क ऑफ ए शटर शुड बी। तो उसको आप मुंटिन के नाम से जानते हैं, मुंटिन। इसको आप मूल्यन के नाम से भी जानते हैं, एक और नाम है इसका, ये नाम है, तो ये भी आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंगिंग स्टाइल एंड मीटिंग स्टाइल शुड बी। हैंगिंग स्टाइल एंड मीटिंग स्टाइल में क्या डिफरेंस है। सो उनमें ये डिफरेंस है कि भाई जो हिंज यानी कि हंग ये लटका हुआ होता है, ओके, एंड ये मीटिंग स्टाइल जो होता है वो लटका हुआ या फिर हिंज्ड नहीं होता है, वो मीट कर रहा होता है। सो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो होगा वो हिंज्ड एंड नॉट हिंज्ड, ये आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डोर वुड यू सजेस्ट फॉर बोथ बाथरूम के लिए, सॉरी बाथरूम के लिए आप किस तरह का जो डोर होता है उसको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा डोर यूज करना चाहिए। सो बाथरूम के लिए आप लवर्स डोर जो होता है ये सजेस्ट करेंगे, वर्कशॉप हो, बाथरूम हो, स्कूल हो, इन सभी के लिए आपको यही डोर जो होता है वो प्रेफर करना चाहिए। कोलेप्सिबल डोर जो होता है, कोलेप्सिबल ये आपका जो बैंक वगैरह होते हैं, रेलवे स्टेशन, शेड, गोडाउन जो होते हैं वहाँ के लिए आप इसको प्रेफर करते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए था, प्रोजेक्शन ऑफ हेड और सील ऑफ डोर और विंडो फ्रेम आर नाउन एज। प्रोजेक्शन हेड जो होता है, मान चलो कि ये विंडो या फिर डोर की फ्रेम है, ये थोड़ा सा बाहर के लिए निकला हुआ होता है, दोनों तरफ से सील पर हो या फिर टॉप पर हो, तो उसको आप हॉर्न के नाम से जानते हैं, हॉर्न के नाम से जानते हैं। ये स्टेबिलिटी जो होती है डोर फ्रेम की
उसको प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेंथ के लिए। अगले देखिए, द लेंथ ऑफ टावर बोल्ट यूज्ड इन द डोर इज, कितनी लेंथ होती है? तो 8 से लेकर कितनी होती है? 38 सेंटीमीटर की होती है। ये आयरन, ब्रास या फिर ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है। टावर बोल्ट, चिटकनी जिसको आप पहाड़ी भाषा में बोलते हैं। अगला देखिए, इफ़ द साइज ऑफ डोर इज, डोर का साइज इतना है हमारे पास, एंड द यूज हैज डबल लीफड डोर एंड आर प्रोवाइडेड एट, हमारे पास भाई डोर का साइज दिया गया है, वो डबल लीफ का डोर है, तो हम उसको कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? मेन एंट्रांस पर, लिविंग रूम में, बेडरूम में, या फिर सभी जगह? कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे? सो हम इनको सभी जगह प्रोवाइड करेंगे। किचन का भी साइज होता है भाई, साइज से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो किचन का जो साइज होता है 0.9 इंटू 1.9 होता है, ये मीटर में है सारी वैल्यू। नेक्स्ट में देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इज नॉट सब सरफेस सोर्सेज। रेजर्वोयर जो होता है वो सब सरफेस का रिसोर्स नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि जो सोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सरफेस सोर्सेज होता है, दूसरा जो होता है वो सब सरफेस का सोर्सेज होता है पानी का। तो रेजर्वोयर जो होता है वो किस में आता है? ये आता है सरफेस में, ये सरफेस में इकट्ठा किया हुआ पानी होता है, वो होता है। बाकी ये जो दिए गए हैं वो आते हैं सब सरफेस में, इनके अंदर वाले पानी हैं, ये अंदर से निकलते हैं कहीं ना कहीं से। अगले देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिलेटेड टू वर्टन फार्मूला, वर्टन फार्मूला से कौन सा रिलेट करता है? सो वर्टन फार्मूला से ये वाला रिलेट करता है। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि 31 82 दिया गया है। ये जो होता है कुछ लिंग से फॉर्मूला से रिलेट करता है। अब ये वाला भी दिया गया है, ये जो होता है बस्टन फार्मूला जो है उससे रिलेट करता है। एंड ये वाला लास्ट वन बचता है, तो फ्री मैंस का फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट में देखिए, द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर बाय एन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर इज डिटरमाइन द डैश ऑफ द वाटर। द टेम्परेचर टेस्ट जो होता है वो क्या मेजर करता है? सो वो ये सब कुछ मेजर करता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। टेम्परेचर टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द वाटर डेंसिटी, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, वो इन सभी को मेजर करता है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी जरूरी है। अगर आप इसकी बात करेंगे कि भाई जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होता है, ये मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर जो होता है डोमेस्टिक सप्लाई के लिए उसको मेजर करता है मेन चीज़। तो वो डोमेस्टिक सप्लाई की जो टेम्परेचर होता है वो 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज मेजर बाय, टर्बिडिटी जो होती है वो किसके द्वारा मेजर की जा सकती है? तो इन सभी के द्वारा मेजर की जा सकती है, लेकिन जो लो टर्बिडिटी होती है वो बायलिसिस टर्बिडीमीटर के द्वारा मेजर की जा सकती है। और हाई टर्बिडीमीटर जो होती है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है, जैक्सन होता है एक स्केल इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा हाई टर्बिडिटी मीटर मेजर की जा सकती है। नेक्स्ट में देखिए, तो वाटर ऑर्डर इज टेस्टेड एट ए टेम्परेचर रेंज फ्रॉम, वाटर ऑर्डर इज टेस्टेड एट ए टेम्परेचर रेंज फ्रॉम, क्या रेंज होती है उसकी? सो वो रेंज होती है 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस की। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब ये वाटर का जो ऑर्डर होता है वो टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो जाता है, चेंजेस विद टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। एंड ये मेजर किया जाता है, एक ओस्मोस्कोप होता है, ओस्मोस्कोप होता है, उसके द्वारा मेजर किया जा सकता है। अब ये जो होता है इसके द्वारा पीओ वैल्यू डिनोट की जाती है, 0 से 5 तक वो पीओ वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है। अगर 0 वैल्यू रहेगी तो नो परसेप्टेबल ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पे 5 रहती है वैल्यू तो वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होता है। तो ये दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, बाकी बीच वाली भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतनी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग द फ्लशिंग डिमांड ऑफ वाटर पर डे अंडर नॉर्मल कंडीशन फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर विल बी, लीटर में यहाँ पे वैल्यू दी गई है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए?
सो भाई आपको इस IS कोड के अकॉर्डिंग जाना है तो फ्लशिंग डिमांड जो होती है एक आदमी के लिए एक दिन के लिए वो 25 लीटर होती है। तो 4 मेंबर है उस फैमिली में, तो 4 इंटू 25 हम करेंगे तो हमारे पास 100 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी एक दिन में फ्लशिंग के लिए पानी की ज़रूरत लगेगी हमारे इस IS कोड के अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फॉर एस्टिमेशन द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वेरियस पर्पज के लिए, एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी पानी लगता है वेरियस पर्पज के लिए लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से वो कितना होता लगता है, तो वो 270 लगता है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। जैसे कि डोमेस्टिक पर्पज के लिए 135 लीटर पर हेड लगता है, 45 लीटर जो होता है वो इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एरिया के लिए लगता है। तो इस तरह से टोटल जो बनता है वो 270 लीटर ही बनता है। सो ये आप याद कर लीजिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द लॉसेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। इन चारों में से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं लॉसेज एंड वेस्टेज जो होता है पानी का, कौन से फैक्टर हैं वो। सो वो फैक्टर होते हैं जॉइंट्स हो गया, इलीगल कनेक्शन, आपने बहुत ही गलत तरीके से कनेक्शन लगाया है, प्रेशर कैसा है सप्लाई में, ये सारे जो होते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। कि भाई वैसे और भी मेथड होते हैं, जैसे कि किस तरह की सप्लाई हो रही है, कहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी और भी मेथड होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होते हैं। अब अगला ऑप्शन देखिए, द टोटल वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज। टोटल वॉल्यूम जो होती है वाटर की अर्थ पर वो इतनी होती है 1.4 इंटू 10⁻⁹। ये क्यूबिक, इनके किलोमीटर क्यूब में वैल्यू होती है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केमिकल टेस्ट ऑफ वाटर। केमिकल टेस्ट जो है वाटर का वो कौन सा नहीं है। सो भाई जब भी आप टेस्ट की बात करेंगे पानी के ऊपर तो कोई फिजिकल टेस्ट में आता है, कोई केमिकल टेस्ट में आता है। तो यहाँ पे जो केमिकल टेस्ट के पार्ट नहीं है वो हमें बताने हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो केमिकल का नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल टेस्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि ये हार्डनेस हो गया, pH हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये इसमें आता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं आता है। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। टेम्परेचर हो गया, ऑर्डर हो गया, टर्बिडिटी हो गया, तो ये जो होते हैं ये फिजिकल टेस्ट में आते हैं, लेकिन बाकी ये तीन जो है वो केमिकल में आते हैं। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगले देखिए, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ डंपी लेवल। डंपी लेवल के लिए लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट जो होता है जो मिनिमम वैल्यू दैट कैन इंस्ट्रूमेंट रीड। तो डंपी लेवल के लिए 5 mm का होता है। जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसके लिए भी 5 mm का ही होता है। थ्रेडोलाइट जो होता है उसके लिए 20 सेकंड का होता है। जो सर्वेयर कंपास होता है उसके लिए 15 मिनट का होता है। प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसके लिए 30 मिनट्स का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, इफ द 18 mm रिवेट्स आर यूज्ड इन लेसिंग बार देन द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी। सो विड्थ ऑफ लेसिंग बार जो होती है, ये विड्थ ऑफ लेसिंग बार जो होती है वो होती है 3D होती है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट, यानी कि यहाँ पे नॉमिनल डायमीटर हमारे पास 18 दिया गया है, तो 18 इंटू 3 यानी कि 3 इंटू 18 इज इक्वल टू कितना आएगा, नियर बाय 55 के आसपास। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। सो ये हो गया 18 के लिए। अब हमारे पास 16 भी होता है। 16 3 इंटू 16 मिनिमम वेट ऑफ लेसिंग बार, तो इसके लिए अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास, यानी कि 52 बन रहा है, लेकिन 50 हमारा मिनिमम विड्थ होती है लेसिंग बार के लिए। ऐसे ही हमारे पास 20 भी होता है, 22 भी होता है। तो 20 के लिए 60, ये तो पूरा देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। इसके लिए भी थोड़ा सा कम हो रहा है, 62 के लिए, 18 के लिए 55 होता है और 16 के लिए 50 होता है। तो देखिए हमसे 18 के लिए पूछा तो 55 हमारे पास बी इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज 0.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड द टाइप ऑफ सॉइल इज।
परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की वो 0.08 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो हमारे पास जो सॉइल है वो किस तरह का होगा? तो जो सॉइल होता है वो सेमी परवियस टाइप का होता है, सेमी परवियस टाइप का होता है, क्योंकि जो परमेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो 0.301 से लेकर 0.10 तक होती है। तो देखिए 0.08 है तो 0.1 तक होता है, यहाँ से शुरू, तो वो सेमी परवियस में आता है। अगर वैल्यू इस वैल्यू से कम रहती है तो इम्परवियस सॉइल होता है। अगर वैल्यू जो होती है 0.10 से ज़्यादा हो जाए तो उसको आप परवियस सॉइल के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। भैया अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं पहले से, बहुत अच्छी बात है, आपकी रिवीजन भी हो रही है। अगर नहीं आते हैं तो आपका यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेंसिटिविटी ऑफ ए क्विक क्ले इज अबाउट। क्विक क्ले जो होती है उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो 16 से ज़्यादा होती है। 16 से ज़्यादा है मीन्स कि 16 से 20, ये हमारा नियर बाय ऑप्शन होगा। अगर आप नॉर्मल क्ले की बात करेंगे तो नॉर्मल क्ले जो होता है उसके लिए 1 से 4 वैल्यू होती है। नॉर्मल के लिए जो होता है सेंसिटिविटी वैल्यू 1 से 4 नॉर्मल के लिए, 4 से 8 जो होती है वो सेंसिटिव क्ले के लिए होती है, 8 से 16 जो होती है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव सॉइल के लिए होती है, एंड 16 से ज़्यादा ये क्विक क्ले के लिए होती है। सो ऑप्शन डी हमारा तब आंसर जाकर बनता है। अगला देखिए द स्टैंडर्ड साइज ऑफ वुडन स्लीपर फॉर नैरो गेज ट्रैक के लिए। नैरो गेज ट्रैक के लिए क्या स्टैंडर्ड साइज होता है वुडन स्लीपर का? सो वो ये वाला होता है। हमारे पास ऑप्शन 1 में जो दिया गया है वो ब्रॉड गेज के लिए दिया गया है, बीजी ग्रेड के लिए दिया गया है, एंड ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया गया है वो दिया गया है मीटर गेज के लिए, एंड ये नैरो गेज के लिए दिया गया है। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट में देखिए कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस। एक ऐसा कॉलम है वो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से फेल हो रहा है, एंड बेंडिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड। एक कॉलम ऐसा है जो फेल हो रहा है डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस दोनों की वजह से, तो उसको आप मीडियम कॉलम के नाम से जानते हैं। क्योंकि हमारा जो शॉर्ट कॉलम होता है वो फेल होता है डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से, एंड जो हमारा लॉन्ग कॉलम होता है ये वाला, ये बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से फेल होता है। अगर इन दोनों की वजह से फेल होगा तो वो मीडियम कॉलम रहेगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। अगला देखिए आइसोगोनिक लाइन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट हैविंग। आइसोगोनिक लाइन जो होती है उसमें सेम डिक्लाइनेशन आपको देखने को मिलती है, लेकिन जीरो डिक्लाइनेशन जो होती है वो एगोनिक लाइन जो होती है उसमें आपको देखने को मिलती है, इसलिए डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट कंपाउंड हैज लीस्ट परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन लीस्ट किस में होता है? सो वो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट में। कितना होता है? 260 जूल पर ग्राम होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो ट्री कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है, 865 होता है। ट्री कैल्शियम सिलिकेट का जो होता है वो 500 जूल होता है, इनके दूसरे नंबर पर होता है, एंड ये तीसरे नंबर पर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइड का होता है 420 जूल पर ग्राम। सो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ये आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कितना होता है भाई। बाकी आपको ओपीसी का तो पता है कि 30 एंड 600 होता है मिनट का इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग। लो हीट सीमेंट जो होता है उसका आपको पता ही है, सॉरी लो हीट सीमेंट नहीं, एक होता है क्विक सेटिंग सीमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। 5 एंड 30 मिनट्स का, 5 मिनट का इनिशियल एंड 30 मिनट्स का होता है वो फाइनल होता है। बाकी आपको इसका कमेंट करना है कि भाई इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, एंड जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज नॉट लेस देन। कितना होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो होता है ओपीसी का? तो वो होता है 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। ये ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो होता है वो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का होता है।
बाकी एक दो पॉइंट मैंने आपको और बताए हुए हैं कि किसका क्या होता है। जैसे कि ओपीसी की अगर आप बात करेंगे 33 ग्रेड का भी यही रहेगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया, 43 का भी, 53 का, सभी का यही रहेगा भाई। ओपीसी का इतना ही होता है चाहे ओपीसी में कितने पार्ट क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।